सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के एक खास सेगमेंट जिसका नाम है साप्ताहिक एमसीक्यू। इसमें कुछ मल्टी चॉइस क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में कवर किए गए टॉपिक से बनाए जाते हैं, जिनको सॉल्व कर कर आप यह चेक कर सकते हैं कि आखिर करंट अफेयर्स के टॉपिक पर आपकी पकड़ कितनी मजबूत हुई है, किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और कैसे यहाँ पर ह्यूमन एरर से हम बच सकते हैं। तो यह जो पूरा प्रोग्राम है आपकी प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। एक एक करके कुछ प्रश्न मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं, इनको ध्यानपूर्वक पढ़िए और धैर्यपूर्वक जवाब दीजिए। कोशिश कीजिएगा आप ह्यूमन एरर के शिकार ना। आइए एक एक करके हम प्रश्नों पर बात करते हैं। पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है वह है, वर्तमान समय में भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन अर्थात नैम से दूर क्यों जा रहा है। इसके कुछ कारण बताए गए हैं। पहला कारण एक मत का अभाव, दूसरा आपसी गुटबंदी, तीसरा क्षेत्रीय गुटों की बढ़ती संख्या, चौथा परमाणु निशस्त्रीकरण और शरणार्थी समस्या पर अप्रभावी कदम, पांचवा है अमेरिका से भारत की नज़दीकी। अब आपको यह बताने हैं कि इन कारणों में से किन कारणों की वजह से भारत जो है कि नैम अर्थात गुटनिरपेक्ष आंदोलन से दूर जा रहा है। देखिए आपकी स्क्रीन पर चारों विकल्प भी हैं और इनमें से आपको किसी का चयन करना है। एक एक करके हम पहले इन कारणों पर विचार कर लेते हैं, अपने आप हमें आंसर मिल जाएगा। पहला जो कारण है कि एक मत का अभाव है, बिल्कुल सही है। हाल के समय में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में एक मत किसी भी मुद्दे पर आसानी से नहीं बन पा रहा है। इसका मतलब क्या है, एक मत का अभाव है। दूसरे और तीसरे जो कारण ये भी सही है कि आपसी गुटबंदी भी बढ़ी है और इसमें शामिल अर्थात नैम के सदस्य देशों ने कई प्रकार की गुटबंदी की है, क्षेत्रीय गुटों का निर्माण किया है। ठीक इसी तरह जो चौथा कारण है कि परमाणु निशस्त्रीकरण और शरणार्थी समस्या पर नैम बहुत प्रभावी कदम नहीं उठा पाया है, या परमाणु निशस्त्रीकरण की जो चरण है, जो अभियान है, उसको पूरा नहीं कर पाया है, अर्थात जो भी प्रयास हुए हैं वो अप्रभावी हुए हैं। तो ये जितने चार कारण हैं ये तो सही हैं, इनके वजह से भारत क्या कर रहा है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन से दूर जा रहा है। लेकिन जो पांचवा कारण बताया गया है कि अमेरिका से भारत की नज़दीकी, यह गलत है, क्योंकि भारत अभी भी अमेरिका से अच्छे संबंध बनाने के बावजूद वह गुटनिरपेक्ष आंदोलन को प्राथमिकता देता है। तो इस तरह से हमें यह पता चला कि 1 2 3 4 जो विकल्प हैं वो सही हैं। तो इसमें हमें आंसर मिलेगा बी, जिसमें 1 2 3 4 विकल्प सही बताए गए हैं। उपरोक्त सभी जो ए विकल्प है यह सही नहीं है, क्योंकि इसमें पांचवा कारण भी शामिल है। दूसरा प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है वह है, आईसीएचआर के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। इसकी स्थापना सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत की गई है। दूसरा, यह इतिहास के क्षेत्र में अनुसंधान एवं हर प्रकार के ऐतिहासिक विचारों को मंच प्रदान करता है। तीसरा, इसने हाल ही में अपने एक रिपोर्ट में मोपला विद्रोह के कुछ विद्रोहियों को शहीदों की सूची से हटाने की सिफारिश की। डी, इसने 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों को अधिक महत्व देने की बात कहा है। अब आपको बताना है कि आखिर आईसीएचआर अर्थात भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के संदर्भ में यह कौन से कथन असत्य हैं, यह आपको बताना है। एक एक करके कथनों पर बात
बात करें तो जो पहला विकल्प है कि इसकी स्थापना सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत हुई है, बिल्कुल सही है। दूसरा, यह क्या करता है, इतिहास के क्षेत्र में अनुसंधान और हर प्रकार के विचारों को मंच प्रदान करता है जिससे ऐतिहासिक क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके, तो ये भी सही है। तीसरा, इसने हाल ही में मोपला जो विद्रोह के संदर्भ में एक रिपोर्ट के माध्यम से ये कहा है कि जो मोपला विद्रोही थे उनमें से कुछ को शहीदों की सूची में शामिल किया गया, उनको हटाया जाए, ये भी सही है। जो डी विकल्प है ये गलत है। इसने 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों की तुलना मोपला विद्रोह से नहीं की है या फिर उन्हें अलग श्रेणी में नहीं रखा है कि 1857 के सेनानियों को अधिक महत्व दी जाए, ऐसा इसने नहीं कहा है। तो इस तरह से अगर आपने ICHR के द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर, जिसको मैंने मोपला विद्रोह के नाम से वीडियो में कवर किया था, उसको आपने पढ़ा होगा, तो डी विकल्प आपको आसानी से गलत पता चल सकता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाल के समय में समाचार पत्रों में वैगन ट्रेजिडी चर्चा में बनी हुई थी। इतिहास की इस घटना का संबंध निम्न में से किससे है? पहला, भील आंदोलन, दूसरा संथाल विद्रोह, तीसरा अहोम या असम विद्रोह, चौथा मोपला विद्रोह। नो डाउट आपने आंसर बहुत जल्दी चयन कर लिया होगा इसका, और यह आंसर सही जो है वह है मोपला विद्रोह। मोपला में जो जिन लोगों ने विद्रोह किया था, मोपला समुदाय के लोगों ने, उसमें से लगभग 60 से अधिक लोगों को जो रेल का जो बंद डब्बा होता है उसमें बंद कर दिया गया था और फिर उसी में उनकी मृत्यु हो गई थी, और इसी घटना को वैगन ट्रेजिडी के नाम से जाना जाता है कि जो कि मोपला विद्रोह से जुड़ी हुई है। तो इसका सही आंसर होगा डी। अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर है वह है, मालदीव के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर असत्य कथन का आपको चयन करना है। करते हैं एक एक करके कथनों का चयन। पहला, भारत ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना में सहयोग कर रहा। माले यहाँ की राजधानी है, तो ये कहा जा रहा है कि भारत ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना में सहयोग कर रहा है। दूसरा, इसने अर्थात माले ने चीन को 2016 में फेदो फेनोलोहू द्वीप को लीज पर दिया था। तीसरा विकल्प, हाल के समय में चीन के प्रभाव को कम करने के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के साथ फ्री एंड ओपन नेविगेशन पर समझौता किया है। किसने किया है? मालदीव ने किया है। हाल के समय में चीन के प्रभाव को कम करने के लिए भारत के साथ ऐसा समझौता करने की बात कहा जा रहा है। सी विकल्प। डी है, हाल ही में अमेरिका के साथ एक रक्षा सहयोग ढांचे पर हस्ताक्षर किया है। हस्ताक्षर किसने किया है? माले। चूंकि प्रश्न क्या है, मालदीव के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो अब इसमें से कोई एक असत्य कथन है, उसी का आपको चयन कर देना है। तो सही बात है कि भारत ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना में सहयोग कर रहा है। दूसरा, कि यह जो देश था 2016 में इस देश के द्वारा अर्थात मालदीव के द्वारा जो है कि कुछ द्वीपों को चीन को लीज पर दिया गया था, जिसमें यह जो द्वीप है इसका मैंने खासकर जिक्र किया था, यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा, इसमें कहा गया कि हाल के समय में चीन के प्रभाव कम करने के लिए जो है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में फ्री एंड ओपन नेविगेशन जो समझौता किया गया वो भारत के साथ नहीं किया गया, वो अमेरिका के साथ जो रक्षा सहयोग समझौता किया गया है उसी में यह शामिल था। तो यह जो आपका सी विकल्प है, इसमें भारत को इसमें ला दिया गया है, जबकि भारत के द्वारा समझौता नहीं किया गया। यह समझौता हुआ है मालदीव और अमेरिका के बीच, और यह क्या है कि अमेरिका के साथ एक रक्षा सहयोग समझौता मालदीव ने किया था। उसी में कहा गया था हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों देश क्या करेंगे, फ्री एंड ओपन नेविगेशन स्थापित करेंगे। तो इस तरह से सी विकल्प क्या है, असत्य है। चूंकि हमें चुनना था असत्य कथन, तो हमारा आंसर होगा सी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार के संबंध में असत्य कथन है। अब फिर से आपको किसी असत्य कथन का चयन करना है। अगर आपका टॉपिक पर कमांड है तो आसान होगा। पहला है, वर्ष 1974 के बाद से केवल जीवित व्यक्ति को ही पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में है तो उसी की बात की जाएगी। दूसरा, शांति का नोबेल पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। उसके बाद तीसरा विकल्प है, ये पुरस्कार 1901 से प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर दिया जाता है।
चौथा, वर्ष 1901 में पहला नोबेल शांति पुरस्कार रेड क्रॉस के संस्थापक जॉन हैरी डुनांत और फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक फ्रेडरिक पेंसी को संयुक्त रूप से दिया गया था। तो अब आपने चारों जो है कि विकल्प देख लिए। अब इसमें से यह बताइए कि आखिर नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है। एक एक करके अगर हम कथनों पर विचार करें तो ये सही बात है कि 1974 के बाद यह नियम बनाया गया कि यह जो नोबेल पुरस्कार है वो जीवित व्यक्तियों को ही दिया जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था, नोबेल पुरस्कार को घोषणा अक्टूबर में हो जाती है और दिया जाता है 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि के अवसर पर। तो इस तरह से अगर घोषणा नाम की हो गई है और उसके बाद किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो भी नोबेल दिया जाएगा। लेकिन हाँ, यह जीवित व्यक्तियों को ही इनके नाम की घोषणा की जाती है। इस तरह से पहला जो विकल्प है वो सही है। वहीं जो दूसरा विकल्प है कि शांति का नोबेल पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है, तो इस तरह से स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में नहीं दिया जाता, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। बाकी जो नोबेल पुरस्कार हैं वह तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, लेकिन शांति का दिया जाता है ओस्लो में। तो बी विकल्प क्या है, गलत है। तीसरा जो है, ये पुरस्कार 1901 से प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिए जाते हैं उनकी पुण्यतिथि पर, सही है। और पहला जो नोबेल पुरस्कार शांति का दिया गया था रेड क्रॉस के संस्थापक जॉन हैरी डुनांत और फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक फ्रेडरिक पेंसी को संयुक्त रूप से दिया गया, तो सही है। चूंकि हमें असत्य कथन ही चुनना था तो हमारा असत्य कथन भी है, तो उसके बाद हमें कथनों पर विचार करना भी नहीं था। खैर, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और वह है इनर मंगोलिया के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर सही विकल्प का हमको चयन करना। पहला जो कथन है यह चीन के 5 स्वायत्त प्रांतों में से एक है जो चीन के कुल क्षेत्रफल का 12% है। दूसरा कथन, वर्ष 1911 के बाद यहाँ हान समुदाय के लोगों को बसाया जा रहा है। तीसरा कथन, वर्तमान में मंगोलिया के प्राथमिक स्कूलों में जो है मंगोलियन भाषा के स्थान पर मंडारिन भाषा को लागू किया गया। यहाँ पर प्रश्न को थोड़ा ध्यान से दीजिए। वह प्रश्न लिखा है कि इनर मंगोलिया के संबंध में आपको कथनों पर विचार करना, तो मंगोलिया देश के संदर्भ में बात नहीं किया जा रहा। यह इनर मंगोलिया जो कि चीन का एक प्रांत है, अभी हालांकि उसने मंगोलिया का ही क्षेत्र उस पर कब्जा किया है, उसके संदर्भ में बात की जाए। तो अब आपको देखिए एक एक करके अगर हम कथनों पर विचार करें तो यह चीन के 5 स्वायत्त प्रांतों में से एक है जो चीन के कुल क्षेत्रफल का 12% है, बिल्कुल सही। दूसरा कथन है कि वर्ष 1911 के बाद से यहाँ हान समुदाय के लोगों को बसाया जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। और वर्तमान में मंगोलिया के प्राथमिक, और यहाँ पर मंगोलिया से तात्पर्य इनर मंगोलिया से, तो वर्तमान में इनर मंगोलिया के प्राथमिक स्कूलों में मंगोलियन भाषा के स्थान पर मंडारिन भाषा को लागू किया गया है, ये भी सही है। तो हमें क्या करना है, सही आंसर का चयन करना है। तो इस तरह से अब यहाँ पर देखिए कि मंगोलिया, यह जो जितने विकल्प हैं सभी क्या हैं, सही हैं। तो इस तरह से यह बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो आंसर होगा 1 2 3। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, वह है वर्ष 1988 में भारत ने मालदीव में तख्ता पलट से बचाने के लिए, या मालदीव को तख्ता पलट से बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था। और ये जो प्रश्न है अगर देखें जाए फैक्चुअल प्रश्न है लेकिन काफ़ी अच्छा है। तो आपके पास ऑप्शन है मेघदूत, बी है कैक्टस, तीसरा है मदद, चौथा है समुद्र सेतु। आपके लिए प्रश्न बहुत इजी होगा अगर आपने टॉपिक मालदीव वाला जो मैंने कवर किया था उसको पढ़ा होगा। तो बिल्कुल सही है, इसमें जो आंसर होगा वह होगा बी कैक्टस, अर्थात बी आंसर सही है। और कैक्टस ऑपरेशन के माध्यम से ही क्या किया गया था, मालदीव में जो तख्ता पलट किया जा रहा था उसको असफल किया गया था। और यही वो दौर था जब भारत और मालदीव के रिश्ते सबसे अच्छे दौर में थे। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है वह है मालदीव के संबंध में सही कथनों वाले कूट का आपको चयन करना, मंगोलिया देश के संबंध में सही कथनों वाले कूट का आपको चयन करना। तो अब देखिए मंगोलिया यहाँ पे लिखा है, मतलब देश के विषय में, ना कि चीन वाले भाग। तो पहला कथन, यह मध्य एशिया का स्थल रुद्ध अर्थात लैंड लॉक्ड देश है। दूसरा, इसकी राजधानी उलान बटोर है जो इसका सबसे बड़ा शहर है। तीसरा कथन, यहाँ की अधिकांश जनसंख्या बौद्ध धर्म की अनुयायी है। चौथा, इसकी सीमा रूस, चीन और कजाकिस्तान से लगती है।
अब क्या करना है, आपको जो है कि इसमें से यह बताना है कि आखिर जो सही कथन वाले कूट हैं वह कौन कौन से हैं। तो चलिए एक एक करके कथनों पर विचार कर लेते हैं कि यह सही बात है, लैंडलॉक्ड देश है, इसकी राजधानी उलन बटोर है, वहाँ पर जनसंख्या का जो संकेंद्रण है वह ज़्यादा है, ये भी सही है। उसके बाद जो यहाँ पर विकल्प है, यहाँ की अधिकांश जनसंख्या बौद्ध धर्म अनुयायी है। तो देखिए मैंने जैसा कि बताया था, यह जो पूरा क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र पर क्या किया गया है, कब्जा किया गया है चीन के द्वारा। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो यह आपको पता चलेगा कि यहाँ की अगर जो मूल जनसंख्या देखेंगे तो सही में बौद्ध धर्म के अनुयायी, लेकिन अगर आप टोटल उसमें देखेंगे तो क्या पता चलेगा कि यहाँ की जो जनसंख्या है उसमें क्या है, हान समुदाय का भी लोगों का प्रतिशत बढ़ रहा है। चौथा, इसकी सीमा रूस, चीन और कजाकिस्तान से लगती, कजाकिस्तान से नहीं लगती। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसका जो पूरा जो सही आंसर होगा उसमें से हमें 3 ही कथन सही मिलेंगे, 1 2 3, अर्थात इसमें से हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ए विकल्प होगा। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा यह किया जा सकता है कि इसको और स्पष्ट किया जा सकता था, कथन 3 में अगर यहाँ पर लिख दिया जाता मूल जनसंख्या बौद्ध धर्मानुयायी है तो ज़्यादा ठीक रहता। लेकिन फिर भी चूंकि आपके पास ऐसे ही विकल्प आते हैं, उलझे हुए विकल्प आते हैं, तो देखिए हमें क्या करना है कि जहाँ जहाँ 4 है, अर्थात इसकी सीमा रूस, चीन और कजाकिस्तान से लगती है, तो जहाँ जहाँ 4 है उसको अलग कर दीजिए, आपके पास विकल्प क्या बचेगा, 1 2 3। तो इसी तरह आपने देखा प्रारंभिक परीक्षा में भी जब हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो यही चीज़ें ध्यान देनी होती हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो आंसर बचा वह क्या बचा, 1 2 3। चूंकि कजाकिस्तान से इसकी जो सीमा है वह लगभग 38 किलोमीटर दूर है। खैर, आप समझ पाए होंगे कि कैसे प्रश्नों में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके आधार पर आप प्रश्नों को सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में वायु प्रदूषण की चुनौती का सामना करने के प्रयास के क्रम में इंटरनेशनल डे ऑल क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई के संदर्भ में सही नहीं है। कोई प्रोग्राम था, इसका मैंने आपको जिक्र भी किया था। तो अब देखिए, इंटरनेशनल डे फॉर ऑल क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। तो इसमें पहला विकल्प है, वर्ष 2020 की थीम जो यह मनाया गया डे, इसकी थीम थी क्लीन एयर फॉर ऑल। दूसरा, इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित करने का संकल्प पारित किया गया था। तीसरा विकल्प, इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति, समुदाय, निगम, सरकार आदि सभी स्तरों पर जागरूकता को बढ़ाना है। डी, वर्ष 2019 से प्रत्येक वर्ष इसको आयोजित किया जा रहा है। तो आपने अगर ध्यान दिया होगा तो मैंने बताया था कि पहली बार जो है कि मनाया गया, तो इस तरह से जो डी विकल्प है वो क्या है, गलत है। हाँ, ये जरूर है कि वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन को मनाने की घोषणा की थी, लेकिन मनाया कब से गया है, यह मनाया गया इस साल से। तो डी विकल्प क्या है, गलत है, बाकी सब सही। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, जीवाश्म ईंधन के दहन से वायु प्रदूषण के लिए निकलने वाली जिम्मेदार गैसों एवं पदार्थों में शामिल हैं। तो प्रश्न ध्यान दें, जीवाश्म ईंधनों के दहन से वायु प्रदूषण के लिए निकलने वाली जिम्मेदार गैसों एवं पदार्थों में शामिल क्या क्या है आपको बताना है। ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा है ओजोन, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो अगर आप देखें तो आपके पास विकल्प भी सभी हैं, तो आप डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपको पता है ये निकलता है जो एसीज वगैरह होते हैं, या फिर आपने जहाँ पर देखा होगा जो कूलेंट वगैरह का काम होता है उससे निकलता है। ओजोन जो निकलता है वह जो है कि जीवाश्म ईंधनों का कंटेंट का बहुत ही शॉर्ट माध्यम होता है, बहुत कम माध्यम। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब कोई जीवाश्म ईंधन पूरी तरह से नहीं जलता तो निकलता है। जो आप पेट्रोल डलवाते हैं उसमें शीशे की मात्रा रहती है, और सल्फर डाइऑक्साइड भी क्या होता है, ईंधन में निकलता है। तो इस तरह से 3, 4 और 5 जो है कि क्या होंगे, हमारे लिए सही विकल्प होंगे, और इसका आंसर होगा सी, 3, 4, 5। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और वह है त्रिपुरा के संदर्भ में। त्रिपुरा राज्य में औद्योगिकरण, नगरीकरण और उच्च जनसंख्या घनत्व तो कम होने के बावजूद गंगा मिशन के तहत सबसे प्रदूषित 36 नदियों में से त्रिपुरा की 4 नदियां शामिल थीं। इनका मैंने आपको जिक्र किया था और बताया भी था। तो देखिए आपके पास नदियों का विकल्प है ABCD के रूप में, लेकिन अगर नदियों का आपको नाम याद होगा तो आपके लिए आसान। इसका जो सही आंसर है वह है पहला विकल्प, मनु नदी, गोमती नदी
होरा नदी और बूढ़ी-माँ नदी। तो ये जो 4 नदियाँ हैं, यह गंगा मिशन के तहत जिन सर्वाधिक 36 सबसे प्रदूषित नदियों की सूची बनाई गई थी, उनमें से 4 नदियाँ त्रिपुरा की हैं, जबकि ये नाप तो यहाँ पर औद्योगिकरण ज़्यादा हुआ है ना नगरीकरण। लेकिन हाँ, यहाँ पर क्या हुआ कि जो नदी क्षेत्र है उसका अतिक्रमण हुआ है, वहाँ पर जो है कि वेस्ट मटेरियल कूड़ा करकट की डंपिंग की गई है, इसके वजह से ये प्रदूषित हुई हैं। तो ये विकल्प इसका सही है। इन नदियों का नाम याद रख लीजिएगा। मैंने त्रिपुरा के संदर्भ में बताया था कि वहाँ पर 10-11 जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। अगला प्रश्न, पैगोंगसो झील के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन को चुनिए। पहला विकल्प, यह लद्दाख हिमालय में 14,000 फुट से अधिक ऊंचाई पर 604 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। दूसरा, इसमें शीत ऋतु में बर्फ जम जाने से आइस स्केटिंग और पोलो के लिए उत्तम स्थान यह बन जाता है। तीसरा, यह एक मीठे पानी की झील है। चौथा, इसके दक्षिण में एलेसी के पास की पहाड़ियों को ब्लैक टॉप कहा जाता है। तो कोई ना कोई एक कथन असत्य है। तो पहले बता दूं, ये मीठे पानी की झील नहीं है, मैंने इसको कवर करते हुए बताया। तो सी विकल्प क्या है, गलत है। बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है वो सही है। उसके बाद अगला प्रश्न जो है, ज़्यादा व्याख्या इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, प्रश्न अपने पास ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, असम राइफल के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसकी स्थापना 1825 में कचार लेवी के नाम से की गई और 1917 में असम राइफल नाम से इसका पुनर्गठन किया गया। दूसरा, इसका मुख्य कार्य जो है कि कार्य पूर्वोत्तर राज्यों में अलगाववाद को रोकना है। तीसरा कथन, इसमें केवल पूर्वोत्तर भारत के लोग ही सेवा दे सकते हैं। चौथा, यह रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय दोनों के अधीन कार्य करता है। अब आपको क्या करना है, सही विकल्प वाले कूट का चयन करना। पहले कथनों को हम अलग कर लेते हैं, कौन से सही है कौन से गलत। आंसर हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान। तो इसकी देखिए, पहला, इसकी स्थापना कहा जा रहा है कि 1825 में कचार लेवी के नाम से की गई और 1917 में असम राइफल के नाम से इसका पुनर्गठन किया गया। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, इसका मुख्य कार्य पूर्वोत्तर राज्यों में अलगाववाद को रोकना, ये भी ठीक है। इसमें केवल पूर्वोत्तर भारत के लोग ही सेवा दे सकते हैं, गलत है। आपको मैंने बताया था कि इसके जो मेन ऑफिसर्स होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, वो आर्मी से आते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो पूर्वोत्तर से ही हो, अधिकारी कहीं से आ सकते हैं। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि इसमें जो कि लोग सेवा देते हैं, इसमें कहीं नहीं लिखा केवल वह लोग जो कि सैनिक के रूप में इसमें भर्ती होते हैं। तो यह कथन थोड़ा यहाँ से गलत हो जाता है। और बाकी यह रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय दोनों के अधीन कार्य करता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारा जो सही आंसर होगा 1, 2, 4, तो वो होगा हमारा बी विकल्प सही होगा। उसके बाद अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है वह है, अमेरिका द्वारा कराए गए सर्बिया कोसोवो समझौते में निम्न में से शामिल नहीं है। अर्थात कुछ ऐसा है जो शामिल नहीं था सर्बिया कोसोवो समझौते में। इसका मैंने आपको जिक्र भी किया था, स्पेशल वीडियो भी इस पर हमने बनाया था। पहला विकल्प है इसमें कि 1 वर्ष तक दोनों देशों में यथास्थिति बनी रहेगी और सीमा विवाद से बचेंगे। दूसरा, दोनों देश इजराइल में अपनी एम्बेसी तेल अवीव से जेरूसलम में हस्तांतरित करेंगे। तीसरा विकल्प, दोनों देश हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित करेंगे और वित्तीय सहायता नहीं देंगे। डी विकल्प, दोनों देश होमोसेक्सुअलिटी के अपराध की सजा कम करेंगे। अब आपको यह बताना है कि आखिर इसमें से कौन सा कथन गलत है। आपके लिए आसान होगा अगर आपने इसमें डी आंसर चुना है। इसमें यह कहा गया है कि दोनों देश होमोसेक्सुअलिटी के अपराध की सजा कम कर, नहीं, इसको यह कहा गया कि आप अपराधी मत मानो, क्योंकि सर्बिया और कोसोवो दोनों में क्या है, कोसोवो में जो है कि इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग ज़्यादा हैं, सर्बिया में ईसाई धर्म के मानने वाले कट्टर लोग ज़्यादा हैं। तो इसलिए वजह से दोनों लोग होमोसेक्सुअलिटी को गलत मानते हैं। सजा का प्रावधान है, तो सजा को कम करने की बात नहीं कही, कहा गया आप इसको अपराध की श्रेणी में मत रखिए। तो इस तरह से डी विकल्प गलत है, बाकी सब सही है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और वह है, निम्न कथनों पर विचार कर असत्य कथन को चुनें। 1 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन में लगभग 3 हेक्टेयर समतल भूमि की आवश्यकता होती है। दूसरा विकल्प है, भारत सरकार द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2019 में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन प्रारंभ किया गया।
तीसरा विकल्प है स्मार्ट सिटी के विकास के लिए सिर्फ रूफटॉप सोलर पैनल द्वारा 10% नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को अनिवार्य किया गया है। डी, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के नाम से भी जाना जाता है। तो अब आपको क्या करना है, इसमें से कोई एक कथन क्या है असत्य है, उसका आपको चयन करना है। इजी प्रश्न है। अगर आप विकल्प सी को देखिए, इसमें लिखा गया है स्मार्ट सिटी के विकास के लिए सिर्फ रूफटॉप सोलर, रूफटॉप मतलब छतों पर लगाए गए सोलर पैनल से ही 10% नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, अर्थात इसको अनिवार्य किया गया है, गलत है। ये जरूर है स्मार्ट सिटी में जो टोटल जो है कि एनर्जी का कंजम्पशन होगा उसमें 10% नवीकरणीय ऊर्जा होगा, लेकिन सिर्फ रूफटॉप सोलर या छतों पर लगाए जाने वाले पैनल से प्राप्त किया जाए, इसको अनिवार्य नहीं किया गया। बाकी जितने भी विकल्प हैं वह सब क्या है, सही है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और वह है शैडो कैबिनेट के संदर्भ में। शैडो कैबिनेट के संबंध में निम्नलिखित में से गलत विकल्प है, ये आपको बताना है कि कौन सा गलत विकल्प है या असत्य है। इसमें विपक्षी दलों के वरिष्ठ सांसद नेता आधिकारिक मंत्रिमंडल के विपक्ष में दूसरा मंत्रिमंडल बनाते हैं। दूसरा विकल्प, भारत में 1977 में पहली बार केंद्र में इंदिरा गांधी नेता प्रतिपक्ष बनी। सी विकल्प है, छाया मंत्रिमंडल के नेताओं को केंद्रीय मंत्री का दर्जा दिया जाता है। डी है, भारतीय संसदीय प्रणाली में यह ब्रिटिश संसद से आया है। तो आपको यह बताना है कि आखिर गलत कौन सा है। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है, पहला जो है कि इसमें जो विपक्षी दल होते हैं उनके जो सांसद और नेता होते हैं आधिकारिक मंत्रिमंडल के विपक्ष में दूसरा मंत्रिमंडल बनाते हैं, बिल्कुल ठीक है। इसका बी विकल्प कि पहली बार केंद्र में इंदिरा गांधी 1977 में नेता प्रतिपक्ष बनी, ये भी सही है। इसमें यह कहा गया है कि छाया मंत्रिमंडल के नेताओं को केंद्रीय मंत्री का दर्जा, नहीं, कोई मंत्री का दर्जा नहीं दिया जाता। हाँ, विपक्ष कहता है कि हमारे यह सदस्य इस मंत्री के क्या होंगे, अगेंस्ट में होंगे या उसके शैडो कैबिनेट होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि वो सरकार कह देती कि नहीं आप भी क्या हो, कैबिनेट मंत्री हो, उनको दर्जा दे दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। बाकी सभी विकल्प सही। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्न में से नोबेल पुरस्कार प्राप्त अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, ये आपको बताना है। अर्थात इनमें से जो विकल्प हैं उनमें से कुछ विकल्प ऐसे हैं जिन्होंने क्या हुआ, जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं और उन्होंने नोबेल प्राप्त भी किया है। अब इसमें विकल्प हैं तो आप देख लीजिए। तो पहला है इसका विकल्प फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट, दूसरा है जिमी कार्टर और वुड्रो विल्सन और बराक ओबामा। इसी प्रकार के नाम और भी हैं, थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ। प्रश्न थोड़ा सा टफ है, लेकिन मैंने जब नोबेल अवार्ड वाला वीडियो किया था उसमें मैंने साफ साफ इसका जिक्र किया था। तो इस तरह से अगर आपने ये विकल्प चुना है तो बिल्कुल सही है। बाकी जो विकल्प है उसमें कोई ना कोई नाम ऐसा है जो कि गलत है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में संशोधन के लिए सिफारिशों को आधार बनाए हैं। अब आपको बताना है कि निम्न में से किसको आधार बनाया गया। पहला विकल्प राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019, दूसरा नेचुरल रिसोर्स फोरम रिपोर्ट 2016, तीसरा जलवायु परिवर्तन पर आईपीसीसी की रिपोर्ट, चौथा 2019 की WWF की रिपोर्ट। अब आपको यह बताना है कि आखिर हाल ही में वन महानिदेशक ने राष्ट्रीय वन नीति 1988 में संशोधन के लिए किसको आधार बनाया था। तो इसका सही आंसर है बी, नेचुरल रिसोर्स फोरम रिपोर्ट 2016 के तथ्यों के आधार पर, उसके कॉन्सेप्ट के आधार पर यह सिफारिश की गई। तो आंसर होगा बी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य 175 गीगावाट रखा है, जिसमें शामिल नहीं है। आपको बताना है क्या शामिल नहीं है। पहला है 100 गीगावाट सौर ऊर्जा से, 60 गीगावाट पवन ऊर्जा से, 10 गीगावाट जो है कि बायोमास ऊर्जा से, और इसमें फिर लिखा है 5 गीगावाट नाभिकीय ऊर्जा से। अब आपको बताना है कि इसमें कौन शामिल नहीं है। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इसमें जो 5 गीगावाट नाभिकीय ऊर्जा से लिखा है गलत है। डी विकल्प क्या है, गलत है। अर्थात हम इसके स्थान पर क्या करेंगे, जो छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं उनसे प्राप्त करेंगे। अर्थात हम 175 गीगावाट जो हमें नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करना है उसमें 100 गीगावाट सौर ऊर्जा से, 60 गीगावाट पवन ऊर्जा से, 10 जो
गीगावाट है वो बायोमास से और 5 गीगावाट क्या करेंगे हाइड्रो प्रोजेक्ट से प्राप्त करेंगे। आई होप आपने आज के प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सॉल्व किया होगा। आप मुझे बता सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए और कितने प्रश्न गलत हुए। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।